हम हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि सेनापति के पदों की व्याख्या कर रहे थे। उसी क्रम में अगला पद देखिए। दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोर तें, कोकिला कलापी कल कूजत हैं जित तित, सीकर ते शीतल समीर की झकोर तें, सेनापति आवन कहो है मन भावन, सु लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर तें, आयो सखी सावन मदन सरसावन, लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते। अंतिम पंक्तियां देखें। आयो सखी सावन, हे सखी, अपनी सखी से कह रही है नायिका कि श्रावण माह आ गया है, अर्थात वर्षा ऋतु आ गई है, किंतु चूंकि प्रिय समीप नहीं है इसलिए यह वर्षा ऋतु कैसी लगती है, विरह किस तरह से प्रभावित कर रहा है नायिका को, उसका चित्रण यहाँ किया गया है। दामिनी दमक, निरंतर बिजलियां चमक रही है, दामिनी बिजली को कहते हैं। सुर चाप की चमक, और रह रहकर सुर चाप इंद्रधनुष बादलों में चमकता है। श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते, झमक माने उमड़ना, और काली काली घटाएं घनघोर गर्जना करती हुई उमड़ घुमड़ कर झमक रही है, आ रही हैं। कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, जित तित यहाँ वहाँ, कोकिला यानी कोयल और कलापी माने मोर सुंदर आवाज में, कल सुंदर मधुरिम ध्वनि में, सुंदर ध्वनि में कूज रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ वहाँ। सीकर ते शीतल समीर की झकोरते, और सीकर ते शीतल, सीकर कहते हैं बूंद को, हवा के झकोरों से जो जल की बूंदें हैं वे ठंडी हो गई हैं। इसके दो अर्थ कर सकते हैं हम कि हवा के झकोरों से जल की बूंदें ठंडी हो गई है, अथवा जल की बूंदें आने से हवा के झोंके ठंडे हो गए हैं। सेनापति आवन कहो है मन भावन, सेनापति कवि कह रहे हैं कि उस मन को भाने वाले, अच्छे लगने वाले प्रिय ने आने की बात कही थी। ये कहा था कि मैं वर्षा ऋतु जब आएगी तो आऊँगा, लग्यो है तरसावन विरह जुर जोरते, और वही कारण है कि अब विरह रूपी ज्वर, विरह रूपी ज्वर जो है वह मुझे बलपूर्वक तरसाने लगा है, परेशान करने लगा है। आयो सखी सावन, हे सखी सावन तो आ गया किंतु प्रिय नहीं आए, इसलिए मदन सरसावन, ये सावन कैसा है, मदन को बढ़ाने वाला है, काम भावना को, कामदेव की इच्छाओं को बलवती करने वाला है, अर्थात कामदेव सताने लगा है। लग्यो है सर बरसावन सलिल चहु ओरते, और चारों ओर से पानी बरसने लगा है, किंतु प्रिय का अभी कोई पता नहीं है। इस कवित्व में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन परंपरागत शैली में किया है। रीतिकाल में 12 मासा वर्णन की पद्धति बहुत प्रचलित रही है, उसी क्रम में यह भी परंपरागत शैली का वर्णन है। पूरे पद में अनुप्रास की छटा दृष्टव्य है, और साथ ही विरह ज्वर में रूपक अलंकार भी है। इसके साथ ही भाषा में एक ऐसी चमक है जो ब्रज भाषा के सौंदर्य को स्पष्ट करती है। शब्दों में जो ध्वन्यात्मकता है, जो अनुरणनात्मकता है, संगीतात्मकता और चित्रात्मकता है, उसका गुण विद्यमान है। सरसावन, बरसावन, तरसावन आदि जो शब्द हैं उनका संगीतमय प्रयोग इस कवित्व में चार चांद लगा रहा है। ब्रज भाषा का माधुर्य हमें पूरे छंद में दृष्टव्य है, और उसी मधुरता से यह प्रभावी बन पड़ा है। अगला जो पद है वह श्लेष वर्णन के अंतर्गत आता है। जैसा मैंने परिचय के समय भी बताया था कि सेनापति श्लेष वर्णन के सम्राट कहे जाते रहे हैं। उन्होंने इस तरह के पद लिखे हैं कि पूरे पूरे पद द्वयर्थक हैं, दो दो अर्थ निकलते हैं, दो अर्थ निकलते हैं एक ही पद के, और इस प्रकार श्लेष की छटा हमें यहाँ दिखाई देती है। श्लेष वर्णन का जो पद है उसमें देखिए,
दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तोपे, कीने अरुबीन परबीन कोई सुनी है। बिन ही सिखाए सब सीखी है, सुमति जोपे सरस अनूप रस रूप या में धुनी है। दूषण को करी के कवित्त बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है। रामे अरचत सेनापति चरचत, दो चर कवित्त रचत याते पद चुनी चुनी है। प्रस्तुत जो पद है उसमें कवि कह रहा है कि मेरी जो कविता है, एक तो अपनी कवित्व शक्ति की विशेषताएं बताई है कवि ने। कहा है कि मेरी कविता किस प्रकार की है, किस तरह के गुण इसमें समाविष्ट हैं। तो प्रकारांतर से अपनी कविता की कवित्व शक्ति की विशेषताओं की ओर कवि ने पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। और दूसरी ओर इष्ट देव राम की अर्चना भी वे इस पद में कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं अपने शब्दों से, और उनकी चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए कविता में कई पंक्तियां द्वयर्थक हैं। दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तोपे। आप सभी जानते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वे सीधे सीधे ये नहीं कहते कि हम या हमारा कार्य बहुत उत्कृष्ट है। वे उसे प्रकारांतर से कहते हैं, किसी व्याज से कहते हैं। जैसे यदि कोई बड़ा आदमी है तो वो कहेगा कि हमारे गरीब खाने पर पधारिए, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनका घर गरीब खाना है, बल्कि यह उनकी विनम्रता है। उसी विनम्रता से कवि यहाँ अपने कवित्व की विशेषता बता रहे हैं कि दोष सो मलिन, मलिन का मतलब कलंकित, मैली हुई। मेरी जो कविता है वह कैसी है, दोष युक्त है, काव्य दोषों से निश्चय ही युक्त है। चूँकि सर्वांग पूर्ण कोई चीज़ नहीं होती, मेरी कविता में भी काव्य दोष विद्यमान है। गुणहीन कविता है और गुणों से रहित कविता है तो पे, किंतु फिर भी कीने अरबीन परवीन कोई सुनिए। कीने अरबीन, अरबीन के यहाँ दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है अप्रवीण और दूसरा अर्थ है प्रसन्न। परवीन मतलब प्रवीण। तो पहला अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति अप्रवीण है, जो निष्णात नहीं है, जो काव्य को नहीं जानता, लेकिन वह भी प्रवीण कोई सुनिए, जो इसको सुन लेता है, इस कविता को जो सुनता है, वह अप्रवीण होने पर भी इसे सुनकर प्रवीण हो जाता है। और दूसरा अर्थ है इस पंक्ति का कि कीने अरबीन प्रवीण कोई सुनिए। यदि कोई प्रवीण इसे सुनता है, यदि कोई काव्य रसिक या प्रवीण इसे सुनता है, तो यह कविता उसको अत्यधिक प्रसन्नता से सराबोर कर देती है। बिन ही सिखाए सब सीखी है सुमति जोपे। और जब इस कविता को कोई सुनता है तो बिना सिखाए ही वह जो सद्बुद्धि है वह सीख जाता है। जो चतुर है, सुमति का तात्पर्य जो चतुर है वह तो बिना सिखाए ही सब कुछ सीख जाता है, लेकिन जो चतुर नहीं है वह भी इस कविता को पढ़ने से बिना सिखाए ही सद्बुद्धि प्राप्त कर लेता है। सरस अनूप रस रूप या में धुनी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह कविता कैसी है? सरस है, रसपूर्ण है, रस से परिपूर्ण है। और रस को काव्य का जीवन कहा गया है, काव्य का प्राण कहा गया है। तो यह कविता कैसी है? सरस है, अनुपम है, और इसमें रस है, रूप यानी काव्य रूप है, या में यानी इसमें धुनी यानी ध्वनि तत्व है, व्यंग्य है। इसमें सरसता, काव्य रूप और ध्वनि तत्व कूट कूट कर भरे हुए हैं। देखिए कवि सेनापति अपनी कविता की विशेषता बता रहे हैं कि लोग इसको पढ़कर प्रवीण कैसे हो जाते हैं। दूषण को करी के कवित्त बिन भूषण को। सच तो यह है कि दोषपूर्ण रचना करके, दूषण को करके और कवित्त बिन भूषण को, बिना अलंकार की कविता रचकर जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है। ऐसा कौन देवता या मुनि है जो कि प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। अर्थात दोषपूर्ण रचना करके या बिना अलंकार की कविता करके आज तक कोई प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। इसीलिए मैं भी अलंकारों का प्रयोग भी कर रहा हूँ और गुणयुक्त कविता कर रहा हूँ। इसका व्याज से अर्थ यह निकलता है। और साथ ही क्या करता हूँ, रामे अर्चत,
राम की अर्चना भी करता हूँ। सेनापति चर्चत दो, और सेनापति कवि कहते हैं कि मैं राम की अर्चना के साथ ही उनकी चर्चा भी करता हूँ। कवित्त रचत याते पद चुन चुनी है, और याते इसीलिए कि राम की अर्चना करूं और उनकी चर्चा करूं, मैं चुन चुन कर काव्य के पदों को चुन चुन कर सुंदर पद विन्यास के द्वारा मैं राम की पूजा करता हूँ और काव्य की रचना करता हूँ। तो एक तरफ अपने कवित्व शक्ति की विशेषताएं बड़ी विनम्रता से कवि ने बताई है, और दूसरी ओर इष्ट देव राम की अर्चना भी वे अपने शब्दों के माध्यम से करते हैं, ऐसा उनका कहना है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है, और श्लेष के माध्यम से यह पद दो तरह के अर्थ वाला हो गया है। तो श्लेष अलंकार भी कविता में, श्लेष की छटा भी हमें देखने को मिलती है।